स्वागत है मित्रों। सिलोजिज्म का एक पार्ट अगला दिन समझाया था, दो नियम अगला दिन समझाया था। आज देखते हैं, दो नियम लेकर बैठे हैं, आगे बढ़ सकेगा बहुत अच्छा। तो अगला दिन हमने जो दो नियम देखा था कि 3 पद होना चाहिए। एक नंबर नियम था कि 3 वाक्य होना चाहिए। तीनों वाक्य हम लोग कहते हैं मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस और कंक्लूजन। 3 टर्म था, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म, ठीक ना। तो मिडिल टर्म से संबंधित अगला मेरा तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, देखिए हम लोग जरूरत पड़े पॉज कर करके आप लोग लिखिएगा नियम को। समझाने का क्रम में हमारे पास समय की कमी है, इसलिए जल्दी से निकल जाते हैं। आप लोग पॉज कर करके लिख लीजिएगा ठीक से, और फिर एक बार विनती करेंगे कि रिवाइज करके तब बैठिए। और एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग शेयर करते हैं तो इससे अन्य छात्रों को मौका मिलता है, आप उनके धन्यवाद के पात्र बनते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगला दिन लिखा हुआ है आप लोगों के पास। यहाँ से रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 में कहा गया है कि दोनों आधार वाक्यों में से मध्य पद को कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होनी चाहिए, अन्यथा उस अनुमान में अव्याप्त मध्य पद का दोष उत्पन्न हो जाता है। मध्य पद गलती करेगा, मध्य पद को कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए। अगर एक बार भी व्याप्त नहीं होता है तो मध्य पद गलती कर रहा है, तो इस दोष को हम लोग अव्याप्त मध्य पद का दोष कहेंगे। अब व्याप्त अव्याप्त वाला बात जब आ रहा है, व्याप्त और अव्याप्त वाला बात, तो आप लोग को याद होगा हम जो कॉन्वर्सन सिखा रहे थे वहाँ पर हमने एक चीज़ सीखा था, ऐसे बिनो। याद होगा आप लोग को, ASEBINOP। ए का सब्जेक्ट व्याप्त होता है, ई का बोथ व्याप्त होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई का नन, ना तो सब्जेक्ट ना तो प्रेडिकेट, कोई भी व्याप्त नहीं होता है, और ओ का प्रेडिकेट व्याप्त होता है। ये आप लोग को याद होगा, ऐसे बिनॉप। अच्छा से इसको ऐसे बिनॉप हमेशा याद रखना है, इसको ऐसे बिनॉप। ऐसे बिनॉप पढ़ते हैं, लिख दिया हमने उच्चारण, ये रहा स्पेलिंग। इसको कम से कम 7-8 बार लिख कर इसको याद रखिए। AEIO 4 गो प्रोपोजिशन है, SBNP इसके बीच में आ रहा है, ऐसे बिनॉप, ठीक। ए का सब्जेक्ट, ई का बोथ, आई का नन, ओ का प्रेडिकेट। अब जो अगला उदाहरण था इस उदाहरण में देखते हैं। अच्छा, पहले जो प्रैक्टिकल उदाहरण लिया इसे हम देख लेते हैं, फिर वहाँ पर जाएंगे। तो पदों की व्याप्ति, ये जो बात कह रहा है, ये समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि कौन वचन में कौन सा पद व्याप्त होता है। यानी अनुमान में जिन तर्क वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है, ये सारे कौन कौन तर्क वाक्य हैं, पहले ये मार्क कर लेना जरूरी है। तो ऑल आर देख रहे हैं हम लोग, ये ए हो गया। इसको क्या किया जाए, राम इज टॉल, कौन प्रोपोजिशन होगा, याद आ रहा है आप लोग को। एक नियम हमने बताया था कि सेंटेंस की शुरुआत नाउन, प्रोनाउन, डिफिनिट पार्टिकुलर टर्म से हो तो इसको सिंगुलर प्रोपोजिशन कहते हैं। इसको यूनिवर्सल समझा जाता है, इसमें क्वांटिफायर बैठाने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो राम इज टॉल, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, ए हो गया। यह भी हमने कहा था ना, प्रोनाउन, प्रोपोनाउन, डिफिनिट पार्टिकुलर टर्म, इसको सिंगुलर प्रोपोजिशन कहते हैं, सिंगल इन दिस वर्ल्ड, ठीक ना। तो राम इज टॉल प्रोनाउन नाउन से शुरू हुआ है, और ईज है इसलिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, ईज के चलता अफर्मेटिव। और ये राम है, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, डिफिनिट पार्टिकुलर टर्म से शुरू होता है तो सिंगुलर कहा जाता है ना। तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, यह ए प्रोपोजिशन है। पहले SPM मार्क कर लीजिए। SPM मार्क करने में आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि 4 टर्म्स है कि नहीं। तो राम राम, ये हो गया SS, ये ए ट्री और ट्री, बात बराबर है, ईज नहीं ए ट्री। ईज तो मेरा कॉपुला है, इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्री, ये हो गया आपका P यानी मेजर टर्म, मेजर टर्म। ये हो गया टॉल मिडिल टर्म, ये हो गया टॉल मिडिल टर्म। कोई दिक्कत?
हमने कहा था कि कंक्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं, यानी राम यहाँ पर माइनर टर्म हो गया, राम राव राम, ये दोनों राम माइनर टर्म हो गया। ये कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर टर्म कहते हैं, ये मेजर हो गया। कंक्लूजन ये है तो इसका सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है, तो प्रेडिकेट ट्री है ना। तो ट्री जहाँ पर रहेगा वो पी लिखाएगा, यहाँ पर ट्री था हमको तो पी लिखाया। मेजर प्रमाइस में तो रहना चाहिए, तभी तो मेजर टर्म है, ये मेजर टर्म है तभी तो मेजर प्रमाइस है। तो ट्री मिल गया हमको, ट्री सेम का सेम मिल गया। यहाँ पर दोनों प्रमाइस में है, कंक्लूजन में नहीं है। टॉल, टॉल दोनों प्रमाइस में है, कंक्लूजन में टॉल कहीं नहीं है, तो टॉल हो गया मेरा मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म के बारे में यह नियम बता रहा है कि दोनों आधार वाक्यों में से, दोनों आधार वाक्यों में तो मिडिल टर्म है, तो कह रहा है कि कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होनी चाहिए, व्याप्त होनी चाहिए। व्याप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा ये कौन वचन है और उसमें कौन सा पद व्याप्त होता है। तो यह ए वचन है, तो ए जो सब्जेक्ट को व्याप्त करता है ना, ए खाली सब्जेक्ट को व्याप्त करता है, यानी ए प्रोपोजिशन है ये, तो इसका सब्जेक्ट में जो कुछ पड़ा हुआ है, कॉपुला से पहले जो कुछ रहा वो सब्जेक्ट यानी ट्री व्याप्त हो गया, और ये कॉपुला के बाद जो है वो प्रेडिकेट वो व्याप्त नहीं हो पाया। ए प्रोपोजिशन का केवल सब्जेक्ट व्याप्त होता है, तो ये ए प्रोपोजिशन है तो इसका सब्जेक्ट है ट्री, तो व्याप्त हो गया। हमने समझने की सुविधा के लिए टिक लगा दिया कि यहाँ पर ये पद व्याप्त हो रहा है। और ये है टॉल जो कि प्रेडिकेट है, ए का प्रेडिकेट व्याप्त नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं कि ए है तो ए का इसका भी सब्जेक्ट व्याप्त होगा, प्रेडिकेट व्याप्त नहीं होगा। तो जो मेरा मिडिल टर्म है जिसको हमने टॉल लिखा है, देख रहे हैं यहाँ भी व्याप्त नहीं हुआ और टॉल मेरा यहाँ भी व्याप्त नहीं हुआ। मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ना तो मेजर प्रमाइस में व्याप्त हुआ ना तो माइनर प्रमाइस में व्याप्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही ए वचन है, ए वचन का सब्जेक्ट व्याप्त होता है, प्रेडिकेट व्याप्त नहीं होता। और ये दोनों ही आधार वाक्यों में टॉल जो है दोनों का प्रेडिकेट में बैठा हुआ है, इसलिए मध्य पद को व्याप्त होने का मौका नहीं मिला और इस अनुमान में अव्याप्त मध्य पद का दोष हो गया है। अंग्रेजी इसमें फैलासी ऑफ फैलासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फैलासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, UNDISTRIBUTED, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, MIDDLE मिडिल TERM टर्म। कोई दिक्कत? व्याख्या में ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि इस न्याय अनुमान में देख रहे हैं कि मिडिल टर्म टॉल दोनों ही आधार वाक्यों में प्रेडिकेट के स्थान पर बैठा हुआ है, जबकि दोनों ही तर्कवाक्य ए वचन है, ए वचन का प्रेडिकेट व्याप्त नहीं होता है, अतः टॉल जो मध्य पद है एक बार भी व्याप्त नहीं हो पाया है और इस अनुमान में अव्याप्त मध्य पद का दोष हुआ है। ठीक ना? मध्य पद गलती कर रहे हैं ना, नियम क्या कर रहे हैं, मध्य पद को एक बार व्याप्त होना है, या तो यहाँ व्याप्त हो जाता या तो यहाँ व्याप्त हो जाता, तो ये दोष से बच जाता। देखते हैं अगला उदाहरण में, देखिए यहाँ पर यह भी ए प्रोपोजिशन है, ऑल मैन आर मॉर्टल ए हो गया, राम इज मैन ये ए हो गया, ठीक ना। और तीसरा यह भी ऑल राम इज मैन राम इज मॉर्टल ये भी ए हो गया। या ए होने के चलते इसका सब्जेक्ट जो है वो व्याप्त होगा, प्रेडिकेट व्याप्त नहीं हुआ। या ए है इसका सब्जेक्ट व्याप्त हुआ, प्रेडिकेट जो है व्याप्त नहीं हुआ। मिडिल टर्म मेरा क्या था देख लेते हैं हम लोग, तो मिडिल टर्म था मैन, है ना, MM ये मिडिल टर्म था, तो यहाँ पर व्याप्त नहीं है लेकिन यहाँ पर तो व्याप्त हो गया है। ए का सब्जेक्ट व्याप्त होता है, तो ऊपर वाला मेजर प्रमाइस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है जो कि ए वचन है, इसलिए सब्जेक्ट को व्याप्त करता है, तो मिडिल टर्म भी मेरा व्याप्त हो गया है। ये सब्जेक्ट ही तो मिडिल टर्म है इसका। देखिए इस बात को समझिए कि ये सिलोजिज्म का मिडिल टर्म है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हर टर्म ऐसा ही दो परिचय है, हर एक टर्म का दो परिचय है। पहला वो सेंटेंस का कौन सा पद है और उस अनुमान में कौन सा पद है। अनुमान में 3 पद होता है, हर प्रोपोजिशन में 2 पद होता है, वो पद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहलाता है। तो एक ही पद का 2 परिचय, पहला परिचय ये कि वो वाक्य के अनुसार कौन सा पद है और अनुमान के अनुसार कौन सा पद है, ये 2 बात, इसमें जटिल माने कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक ना। तो ये जो सेंटेंस है ए वचन का ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, लेकिन ये जो अनुमान है तो अनुमान का ये मिडिल टर्म है मैन, ये मैन मिडिल टर्म है, ये अनुमान के दृष्टिकोण से मैन मिडिल टर्म है। लेकिन ये प्रधान आश्रय वाक्य में ये ए वचन का सब्जेक्ट है और अप्रधान आश्रय वाक्य में ए वचन का प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल टर्म को एक बार व्याप्त होना चाहिए, तो मेजर प्रमाइस यहाँ पर व्याप्त हो गया है, इसमें ये गलती नहीं हुआ, अव्याप्त मध्य पद का दोष नहीं हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
बस पदों की व्याप्ति से संबंधित यह नियम भी है। चौथा नियम जिसे हम लोग कह रहे हैं यह भी व्याप्ति से संबंधित है। ये कह रहा है कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुए हैं वह पद निष्कर्ष में भी व्याप्त नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही नियम हम लोग कन्वर्सन में पढ़ा था। चौथा नियम कन्वर्सन का यही कह रहा था कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुआ वह निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा। कन्वर्सन का भी ये चौथा नियम था। और हमने देखा था कि ए का कन्वर्सन जो ए में करते हैं तो यही गलती हो जाता है कि एक पद आधार वाक्य में व्याप्त हुए बिना निष्कर्ष में व्याप्त हो जाता है। वैसे ही ओ वचन का भी कन्वर्सन नहीं हो पाता था। ओ वचन का कन्वर्सन करने से ही वही कन्वर्सन का चौथा नियम व्याप्ति से संबंधित था। जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं होगा निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा, उस नियम का उल्लंघन होता था। और एक पद आधार वाक्य में व्याप्त हुए बिना निष्कर्ष में व्याप्त हो जाता था। ठीक ना। यहाँ पर भी कह रहा है कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुआ निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा। हम इसको ऐसे समझाते हैं, आमतौर पे कहे थे, उदाहरण देते हैं कि हम लोग एक पिकनिक करेंगे और पिकनिक में अच्छा नियम बनाएंगे। क्या नियम बनाएंगे? आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग घर से नाश्ता वास्ता करके तब पिकनिक में जाते हैं, लेकिन हम नियम बनाएंगे क्या कि जो घर से खाना खाकर नहीं आया है उसको पिकनिक में भी खाना नहीं मिलेगा। अजीब नियम है। जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुआ है वह पद निष्कर्ष में भी व्याप्त नहीं होगा। आधार वाक्य का मतलब यहाँ पर घर और पिकनिक हो गया निष्कर्ष। तो पिकनिक में वही खा सकता है जो घर में खाना खाकर आया है। अजीब नियम है, याद रखने की सुविधा के लिए बनाया है। अब अगर कोई घर में भी खाया है और पिकनिक भी खाया तो इस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। ना तो घर में खाया ना तो पिकनिक में खाया तो भी इस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। जो घर में खाया है पिकनिक में जाकर नहीं खाया तो भी इस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। नियम का उल्लंघन केवल एक शर्त में होता है कि जो घर में खाना नहीं खाया है वह अगर जाकर पिकनिक में खाना खा लेता है। जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुआ है वह पद अगर निष्कर्ष में जाकर व्याप्त हो जाता है। निष्कर्ष में व्याप्त होने के लिए कौन सा पद चाहिए? निष्कर्ष में दो ही पद रहता है, या तो माइनर टर्म रहेगा या तो मेजर टर्म रहेगा। या तो माइनर ऐसा गलती करेगा या तो मेजर ऐसा गलती करेगा। माइनर टर्म अगर गलती करेगा तो फैलस ऑफ इलिसिट माइनर टर्म कहलाएगा, और मेजर टर्म अगर ऐसा गलती करेगा तो फैलस ऑफ इलिसिट मेजर टर्म कहलाएगा। ठीक ना। नियम क्या है कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुआ वह पद निष्कर्ष में भी व्याप्त नहीं होनी चाहिए। देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, बैठा लेते हैं कि कौन कौन वचन है सब। ठीक ना, तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा पद व्याप्त हो रहा है। देखते हैं हम लोग। यह ई प्रोपोजिशन है। पहले एसपीएम यहाँ पर देखिए, हम लोग वर्ड्स को इस्तेमाल ना करके सम्मिलित रूप में इस्तेमाल कर दिया है, सांकेतिक रूप से समझने की सुविधा के लिए। तो ई प्रोपोजिशन है तो ई का जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है ना। ए का सब्जेक्ट, ई का बोथ का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों। या ए प्रोपोजिशन है तो ए का सब्जेक्ट व्याप्त हुआ, प्रेडिकेट व्याप्त नहीं हुआ। कंक्लूजन मेरा देख रहे हैं, ई प्रोपोजिशन है तो ई का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त हुआ। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला नियम पालन हो गया है। मध्य पद को एक बार व्याप्त होना चाहिए था, मिडिल टर्म देख रहे हैं कि दोनों बार टिक लग गया है, यानी दो बार व्याप्त हो गया है। तो हमने तीसरा नियम को पालन कर लिया। लेकिन चौथा नियम कह रहा है कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं होगा निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा। देखिए, गौर कीजिए, उल्टी ओर से गौर कीजिए कि निष्कर्ष में जो व्याप्त हो रहा है उससे प्रेमाइस में भी व्याप्त होना चाहिए था। यानी जो आज पिकनिक में खाना खा रहा है उसको घर से भी खाना खाकर आना चाहिए था। ऐसे चेक करते हैं। खिला दिए सबको, खिलाने के बाद पूछेगा तू घर खाकर आया था? नहीं खाकर आया था। अगर कोई नहीं कह देता है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, बस। ठीक ना। तो देख रहे हैं हम लोग, ऐसा पी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पी यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इलिसिट मेजर नहीं हुआ क्योंकि मेजर टर्म दोनों जगह व्याप्त हुआ है। दोनों जगह खाना खाने से कोई दोष नहीं है। एस को देखिए, एस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर नहीं हुआ है। ये हमने कहा था कि कंक्लूजन को समझना चाहिए पिकनिक, और ये हो गया आपका घर। तो घर में खाना नहीं खाया है, पिकनिक में खाना खा लिया है। कह रहा है कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुए हैं वह निष्कर्ष में भी व्याप्त नहीं होनी चाहिए। तो ये एस मेरा आधार वाक्य में व्याप्त नहीं था, जो कि निष्कर्ष में मेरा व्याप्त हो गया है, यानी इस टर्म का उल्लंघन कर दिया है। अब देखिए ये कौन सा टर्म है। हमने कहा था कि कंक्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं। कंक्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं। तो इसमें कौन सा दोष हो गया? फैलासी ऑफ इलिसिट माइनर। फैलासी ऑफ इलिसिट माइनर, MIN। और माइनर टर्म गलती किया तो फैलासी ऑफ इलिसिट माइनर कहलाया। ठीक है। इधर देखते हैं,
देखते हैं कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। या ए है, ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है। या ई है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये ई है, इसका भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देख रहे हैं कि एस दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो माइनर टर्म गलती नहीं कर रहा है। मिडिल टर्म दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल में नहीं हुआ। अगर एक बार भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होता। पी देख रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुआ है वो निष्कर्ष में भी व्याप्त नहीं होना चाहिए था, जबकि हो गया है, तो बृहत् पद गलती किया। क्या गलती किया? आधार वाक्य में व्याप्त हुए बिना निष्कर्ष में व्याप्त हो गया, यानी अनुचित ढंग से ये काम हुआ है, इसलिए अनुचित बृहत् पद का दोष हुआ है। बृहत् पद गलती कर रहा है यहाँ पर। पी कंक्लूजन का सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं, प्रेडिकेट को मेजर टर्म कहते हैं, तो मेजर टर्म गलती कर रहा है, तो फैलासी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म हो गया। ठीक ना, फैलासी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म। ठीक है, देख कर अच्छा से उतार लीजिए, पॉज करके किसी प्रकार से उतार लीजिए ठीक से, और जैसे जैसे समझाया गया है एक एक वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए। और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बैठने से पहले रिवीजन करके बैठिए। थैंक यू।